हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। दैट मीन्स हम ये बताने वाले हैं कि कोई भी लाइट सोर्स हो वह जो इल्यूमिनेट करता है या फिर हमारे पास लाइट जनरेट करता है उसका जो इल्यूमिनेशन होता है वो किन किन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मेनली हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि आप एज्यूम करिए कि कोई लाइट सोर्स है, तो उससे हम डिस्टेंस पे बढ़ते जाते हैं। 10 मीटर की डिस्टेंस, 20 मीटर की डिस्टेंस, 30 मीटर की डिस्टेंस, 50 मीटर की डिस्टेंस। तो क्या हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल 50 मीटर 100 मीटर की डिस्टेंस पे भी वही रहेगा जो 10 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब नज़दीक में जो हमें इल्यूमिनेशन मिल रहा है वही हमारे पास क्या 100 मीटर पे भी मिलेगा? ऐसा है या नहीं है, वो हम इस लॉज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में दो लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा है हमारे पास लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले हेडिंग लगेगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी लाइट सोर्स है जो हमारे पास लाइट जनरेट करता है उसका इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी होता है। मतलब अगर आप कोई लाइट सोर्स है उससे 10 मीटर की डिस्टेंस, 20 मीटर की डिस्टेंस, 100 मीटर की डिस्टेंस तक हमारे पास इल्यूमिनेशन का लेवल किस तरह से वेरी करेगा। देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, हालांकि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप लाइट सोर्स से जितना दूर जाओगे उतना हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही हम इन दो लॉ में डिस्कस करने वाले हैं। पहला लॉ है हमारे पास इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लगेगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसमें देखिए जरा प्लीज क्या डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स कंसीडर कर देते हैं, इससे लाइट जनरेट हो रही है और जैसे जैसे आप डिस्टेंस पे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड होती जा रही है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी लाइट सोर्स है वह क्या कर रहा है, चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से R1 डिस्टेंस तक जाए, यहाँ से हम कितना डिस्टेंस जाए, R1 डिस्टेंस तक जाए, तो हमारे पास लाइट जो है एरिया A1 में स्प्रेड हो रही है। ये एरिया A1 मान लीजिए, इस एरिया में स्प्रेड हो रही है। फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो लाइट ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होगी, एरिया हमारे पास क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरिया A2, ये एरिया A2, डिस्टेंस कितनी होगी, R2। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, लाइट सोर्स है। कुल मिला के बात ये है कि कोई भी लाइट सोर्स हो उससे डिस्टेंस पे बढ़ते जाओगे तो हमारे पास लाइट ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होगा लेकिन इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो कम रहेगा। ये इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट में हम क्या लिख सकते हैं कि यदि किसी भी सोर्स और सरफेस एरिया से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, लाइट तो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, कम होता है। अब मैथमेटिकली भी हम देखेंगे कि ये इल्यूमिनेशन लेवल किस तरह से कम होता है। पहले स्टेटमेंट लिखिएगा जरा प्लीज, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए। इफ वी, आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख दीजिएगा अपने आप। इफ वी कंसिडर ए लाइट सोर्स which distribute the light
in all directional equally according to diagram. If we increase the distance from R1 to R2, then light spread area will increase, but illumination level will decrease with the increment of distance. ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, डायग्राम बना लीजिएगा इसके बाद, है ना, वीडियो पॉज करके। अब मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली हमारे पास कैसा होता है। देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये होती है हमारे पास I इक्वल टू ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, करेक्ट, F/ω। दूसरा होता है हमारे पास इल्यूमिनेशन इज शोन बाय E, इट इज लूमेन पर मीटर स्क्वायर, F/A। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, F इक्वल टू I ओमेगा, करेक्ट, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, F इक्वल टू E इंटू ए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, इक्वल कर देंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, I ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा E इंटू एरिया। तो हमें तो इल्यूमिनेशन E निकालना है, ये क्या होगा, I ओमेगा अपॉन एरिया। I ओमेगा एरिया कितना हो जाएगा, ओमेगा R स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इल्यूमिनेशन इक्वल टू E इक्वल टू आ जाएगा I अपॉन R स्क्वायर। सो दैट वी कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो इल्यूमिनेशन है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जैसे जैसे लाइट सोर्स से हमारे पास सरफेस की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे E1 इल्यूमिनेशन लेवल है, यहाँ पे E2 इल्यूमिनेशन लेवल है, तो कहने का मतलब ये है कि R1 डिस्टेंस पे हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल क्या रहेगा, 1/R1 स्क्वायर। फिर R2 डिस्टेंस पे हमारे पास इल्यूमिनेशन लेवल क्या रहेगा, 1/R2 स्क्वायर। सो दैट R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा, तो E2 लेस देन E1 हो जाएगा। यही हमारा कंक्लूजन है। तो ये हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारे पास किसी भी लाइट सोर्स से सरफेस एरिया की डिस्टेंस बढ़ती है तो लाइट तो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड होता है, लेकिन इल्यूमिनेशन हमें कम मिलता है। देखो ये कॉमन सेंस की बात है और यही हमारे पास लॉ बोला गया है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम एक बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स कंसिडर किया गया है, ये हमारे पास सोर्स कंसिडर किया गया है। इससे अगर आप डिस्टेंस पे जाते हैं R1 डिस्टेंस पे या R2 R3 तो हमारे पास यहाँ पे इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी देखो, ये क्या बोला गया है, यहाँ पर I है तो यहाँ पर कितना है I/4, यहाँ पर कितना है I/9। ये कैसे हो गया, क्योंकि इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या हो गया, I इक्वल टू S/4πR स्क्वायर। R की वैल्यू रख जाओगे R2R, अगर यहाँ सिंगल के लिए I मानोगे तो इसके लिए अगर डबल डिस्टेंस होगी तो 1/4 कम हो जाएगा और ट्रिपल डिस्टेंस होगी तो 1/9 कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे R स्क्वायर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास ऐसा देख रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ने पर इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लंबार्ट्स कोसाइन लॉ। लंबार्ट्स कोसाइन लॉ क्या कहता है उसको समझिए जरा प्लीज। लंबार्ट कोसाइन लॉ, हेडिंग लगाइएगा, सेकंड, वीडियो पॉज करके अब तक का सारा लिख दीजिएगा। लंबार्ट्स कोसाइन लॉ। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, उससे आप लाइट स्प्रेड कर रहे हो, जैसे जैसे बढ़ रहे हो आगे आपके पास एरिया बढ़ता जा रहा है। ये हमारे पास लाइट सोर्स बना देते हैं यहाँ पे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एरिया बढ़ता जा रहा है, इल्यूमिनेशन लेवल कम होता जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये आपके पास क्या है, सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है।
तो हमारे पास रियलिटी में क्या होता है, कोई भी सोर्स होता है ना, उससे ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो सरफेस है वो नॉर्मल डायरेक्शन में हो। नॉर्मल का मतलब यहाँ से आप जो लाइट स्प्रेड होगी वो इससे 90 डिग्री पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। हो सकता है कि हमारे पास कोई दीवार है वो क्या हो, इस तरह से टेढ़ी हो, इंक्लाइन हो, यहाँ से इंक्लाइन हो सकती है, हमारे पास इंक्लाइन हो सकती है। मान लीजिए ये आपके पास ए सी, या फिर ये आप पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए सी, और ये मान लीजिए ए सी, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास बी। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइन इंक्लाइंड है तो वहाँ पर हमारे पास जो है लाइट ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। कि हमारे पास पहला लो तो क्या इनवर्स स्क्वायर लो है, वो हमेशा क्या कंसिडर करता है कि कोई भी लाइट सोर्स है वो लाइट भेज रहा है, तो उसके सामने जो दीवार है वो सरफेस एरिया है जो एकदम हमारे पास 90 डिग्री पे है नॉर्मल डायरेक्शन में। लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता ना। आप कभी भी घर में देखो, अपना जो घर का लैंप होगा उससे कोई दीवार जो है एकदम से 90 डिग्री सामने तो होगी नहीं, कोई इंक्लाइन होगी, कोई किस डायरेक्शन में होगी। तो उस टाइम हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इल्यूमिनेशन लेवल किस तरह से वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि मान लो कि ये जो है ना सरफेस ये इंक्लाइन हो जाती है, किस एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, अगर आप देखोगे ये ए सी है, ये ए बी है, ये ए सी, ये हो गया हमारे पास ए सी, और ये हो गया ए बी, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा। अगर ये वाला पोर्शन हम उठा के वहाँ बनाते हैं तो यहाँ पर देखोगे आपको क्या मिलेगा कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ सरफेस एंड इंक्लाइन सरफेस। अगर कोई सरफेस इंक्लाइन हो जाती है किसी एंगल से, थीटा से, तो हम उसके बीच में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी बाई ए सी क्या होगा, ए बी बाई ए सी 1/cos थीटा। तो अगर ए बी बाई ए सी 1/cos थीटा है, हमारे पास जनरली हम ऐसा मानते हैं कि इल्यूमिनेशन क्या होता है, अगर सरफेस जो है वो 90 डिग्री पे या नॉर्मल डायरेक्शन में हो तो आई बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये हम इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमारे पास अगर दीवार इंक्लाइंड हो जाए, सरफेस इंक्लाइंड हो जाए, तब हम क्या करेंगे, किसी कोण पे हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि इल्यूमिनेशन जो है, ये तो पक्की बात है कि एरिया बढ़ रहा है तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, इल्यूमिनेशन का लेवल क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा एरिया में लाइट स्प्रेड होगी तो इल्यूमिनेशन लेवल कम होगा, लेकिन किस लेवल से कम होगा, कोसाइन थीटा से। किस लेवल से कम हो जाएगा हमारे पास, कोसाइन थीटा से। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ई बराबर आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया, कोसाइन आ गया। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है तो उसके लिए हमारे पास कोसाइन की टर्म इंक्लूड करनी पड़ती है, और उस लो को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स लंबर्ट कोसाइन लो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इल्यूमिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन इंक्लाइन सरफेस एंड नॉर्मल डायरेक्शन में जो सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अब आप एक एज्यूम करिएगा, अगर मान लीजिए ये जो सरफेस है ना इंक्लाइन नहीं होती, सीधी होती तो थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री। इफ सरफेस इज नॉट inclined देन सरफेस इंक्लाइंड नहीं है तो E बराबर क्या हो जाता है आपके पास, आई अपॉन आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया, 0, और थीटा 0 हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 9, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आपके पास थीटा बढ़ेगा तो आपके पास दीवार के जो आपके पास है इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, तो इल्यूमिनेशन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ थीटा इज इंक्रीज तो आपके पास इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉ है, लंबर्ट्स कोसाइन लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो एक काम करिए, सबसे पहले इसको लिखने से पहले लंबर्ट कोसाइन लॉ का एक स्टेटमेंट लिखिए। जनरली वी कंसिडर direction of line
is normal to the surface as shown in the diagram from AC line। ये जो AC लाइन है ना, हमने शो की ना, यहाँ से A से C तक AC लाइन में हमने शो की है। यहाँ पर हमारे पास अगर नॉर्मल डायरेक्शन में हो, बट इट इज नॉट नेसेसरीली at AC line, the line may be inclined as shown in the diagram by AB line, so that light is spread in the larger area and illumination will decrease in the ratio of cos theta, in the ratio of cos theta। So illumination क्या आ जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दो लो हो गए, फिर आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट्स। अब हमारे पास ये देखा गया है कि हमने अभी तक जो पढ़ा ना, इस यूनिट में क्या पढ़ा इल्यूमिनेशन में, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे पास जो है सोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल सोर्सेज होता है लाइट प्रोडक्शन का, और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल सोर्सेज में हमने किसको कंसीडर किया था, सन को कंसीडर किया था। उसमें देखा था हॉट बॉडी होनी चाहिए, उसमें टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इंक्लोज बॉडी हो तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उसके कारण हमारे पास बहुत सारी रेज निकलती है। ये रेज जो है हमारे पास जो है बहुत सारे रेडिएशंस में होती है, जैसे मान लीजिए अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज में भी विबग्योर आता है। उसको हमने सब डिटेल से डिस्कस किया। अब उसी बेस पे हम क्या बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइट प्रोडक्शन के लिए बनाना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे पास कई टाइप के लैंप एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कार्बन आर्क लैंप एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद इनकैंडिशन लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, उसके बाद CFL और CFL हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा। इन सब के बारे में LED, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनमें क्या क्या मेथड हमने यूज़ किए हैं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, और इनमें क्या कंसेप्ट अप्लाई किया है, सो दैट इन कंसेप्ट से हम सीख के कभी आगे और चीज़ डेवलप कर सके बहुत अच्छे लेवल पे। हो सकता है इन चीज़ों को सीखने से हमारे पास कोई एक ऐसा आइडिया आ जाए जो आप बहुत अच्छे लेवल पे और लैंप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हमें सारे लॉज को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारे पास क्या नियम है या फिर कोई मेथड है, वो मेथड ये है कि आप क्या कर सकते हो, दो इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क डेवलप करके लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। दूसरा है आप फिलामेंट में करंट फ्लो करवा के आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। और तीसरा ये है कि कोई भी गैस है उसमें डिस्चार्ज पास करके उसमें क्या कर सकते हो, वेपराइजेशन कर सकते हो और लाइट डेवलप कर सकते हो। तो तीनों को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगा दीजिएगा इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, और ये 3 मेथड लिखिएगा, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड हम देखेंगे बाय डेवलपिंग आर्क बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जरा प्लीज, आर्क कैसे डेवलप करते हैं। आर्क डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आर्क डेवलप करने के लिए हमारे पास जो है ना आर्क लैंप्स होते हैं। कौन से लैंप होते हैं, आर्क लैंप्स। आर्क लैंप्स कई टाइप के होते हैं, मैग्नेटिक आर्क लैंप, फ्लेम आर्क लैंप और हमारे पास कार्बन आर्क लैंप। तो यहाँ पर जनरली जो सबसे ज़्यादा आर्क लैंप यूज़ किया जाता है दैट इज़ कार्बन आर्क लैंप, ये यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम देखिए जरा प्लीज़, ये जो है ना कार्बन आर्क लैंप है, और इस कार्बन आर्क लैंप में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे होंगे आपको। ये पहला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये जो होता है ना शार्प जो बना हुआ होता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जो ज़्यादा डायमीटर में है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। वी विल डिस्कस कि ऐसा क्यों है कि दोनों इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन जो डायमीटर है वो समान क्यों नहीं रखा गया, और कैसे लाइट डेवलप होती है इसमें। और चारों तरफ क्या है, ग्लास का एक
ग्लोब बनाया गया है या फिर इसका कवर किया गया है ग्लास से इसको, तो ताकि हमारे पास इंटरनल हीट ज़्यादा हो, और हीट ज़्यादा हो तो लाइट इजीली डेवलप होगी। करेक्ट, ठीक है। तो हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कोरोना इफेक्ट सुना होगा। कोरोना इफेक्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन लाइन के चारों ओर क्या होता है कि जो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, तो उसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होने के कारण चारों तरफ की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने के कारण आयनाइजेशन मीडियम क्रिएट हो जाता है, और चारों तरफ एक लाइट दिखती है ना, ब्लू कलर की, वायलेट कलर की, वहाँ पर हमारे पास लाइट दिखती है और हिसिंग नॉइस भी क्रिएट होती है। तो अगर मान लीजिए कि वही कंसेप्ट है एक तरह से, हमारे पास क्या है, जो एयर है या इनसाइड द ग्लोब जो हमारे पास मीडियम है, उसमें हम क्या करेंगे, मीडियम में आयनाइजेशन बनाएंगे, आयनाइजेशन क्रिएट करेंगे, और आयनाइजेशन क्रिएट होने के कारण सराउंडिंग मीडियम में हमारे पास आयन बनने की वजह से यहाँ पे आर्क डेवलप होगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? तो देखिए जरा प्लीज़ यहाँ पर क्या होने वाला है, डिटेल से डिस्कस करते हैं। हेडिंग लगाइएगा, वो आपने लिख दिया होगा। आर्क लैंप है सबसे पहला हमारे पास जो लैंप है, कार्बन आर्क लैंप, और इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन आर्क लैंप में क्या होता है? कार्बन आर्क लैंप में क्या होता है, एक तो हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, कार्बन से बने हुए हैं ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये हो गया हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें ये देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ये मूवेबल होता है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है, और एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे स्प्रिंग से ये जुड़ा हुआ होता है, और स्टार्टिंग में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्टार्टिंग में जब लाइट ऑफ हो, जब हमने कोई सप्लाई नहीं दी, तब ये क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इनको सप्लाई दोगे, सप्लाई देने पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो, तो यहाँ पर लार्ज करंट फ्लो होती है, और लार्ज करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे कि ऑटोमेटिकली इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, अपने बीच में जो करंट फ्लो है हो रही थी पहले, उसको मेंटेन करने के लिए अपने चारों ओर के मीडियम को क्या कर देंगे, आयनाइज कर देंगे, चारों ओर के मीडियम को आयनाइज कर देंगे, जिसके कारण आयन क्रिएट हो जाएंगे। आयन कहाँ से आएंगे, यहाँ से कार्बन पार्टिकल्स जो है ना, वो क्या करेंगे, यहाँ से मूव करके किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना कार्बन पार्टिकल्स, तो क्या होगा, हमारे पास ये जो इसका रीजन है, ये आगे से इस तरह से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये होलो हो जाएगा। होलो मतलब यहाँ से जो है हमारे पास चार्ज, जो कार्बन पार्टिकल है वो होलो यहाँ से होके किसकी तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में ये जब पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर आपके पास इस तरह से कोन का शेप बन जाएगा, ये यहाँ से उठ के जो पार्टिकल्स है कार्बन के वो यहाँ चले गए। ठीक है, आर्क को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जो साइज है ना, वो डायमीटर है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन के पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से किधर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर डायमीटर कम रखा तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का तो पोर्शन हटता ही जाएगा, इसलिए डायमीटर ज़्यादा हो ताकि बीच में से इसके जो पार्टिकल्स है वो इजीली कहाँ चले जाए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ज़्यादा डायमीटर होगा तो इजीली अवेलेबल हमारे पास पार्टिकल मूव कर पाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स में, सो दैट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाती है, बीच में आर्क डेवलप हो जाती है। यही इसका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर हमारे पास मेनली जो कौन रोल प्ले करता है, मेनली रोल प्ले करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जो पार्टिकल है वो ज़्यादा मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की डायमीटर ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स जो है, सॉरी कार्बन पार्टिकल्स है, जो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि इसका इनर रीजन है होलो हो जाता है, और होलो होने के बावजूद भी अगर आपको इसका आर्क ऑपरेशन कंटिन्यू करना है तो इसका डायमीटर क्या होना चाहिए,
ज़्यादा होना चाहिए, और ये इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो निकुलस हो जाता है। इसको अभी बताते हैं, आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो ज़रा प्लीज़, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास ये और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। ये देखो यहाँ पर आगे से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक नुकीला सा दिख रहा है, और यहाँ पे डायमीटर इसका लार्ज है कंपेयर टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और डायग्राम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो जरा प्लीज, यहाँ पर आपको कार्बन आर्क लैंप विद ऑटोमेटिक मैकेनिकल सिस्टम, ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली जो है वो मैकेनिकल सिस्टम से आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो आयन है या फिर जो पार्टिकल्स है कार्बन के वो किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये रीजन क्या हो गया, होलो हो गया, और यहाँ से धीरे 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 ये न्यूक्लियस बनता जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इनके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, अब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। जैसे कोरोना डेवलप होता है तो कोरोना इफेक्ट होता है ना, वो कैसे होता है कि ये कंडक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हो, 220 किलो वोल्ट अप्लाई कर दिया, मान लीजिए 220 केवी की लाइन है, तो हमारे पास क्या होता है 3 केवी पर mm या फिर 3 केवी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, 3 केवी ये होती है हमारे पास 3 केवी पर mm पीक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 mm की डिस्टेंस पे 3000 वोल्ट अप्लाई कर देते हो, तो जो एयर होती है ना कंडक्टर के चारों ओर, वो आयनाइज हो जाती है। लेकिन ये तो क्या है, हमारे पास जो लैंप है वो किसी मीडियम के अंदर है, ग्लोब चारों तरफ ग्लास का ग्लोब है, तो इसलिए हमें बहुत कम वोल्टेज चाहिए। वहाँ एयर में तो क्या है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए आयनाइज मीडियम क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे तो हमारे पास आर्क लैंप में बहुत कम वोल्टेज चाहिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर हमें कितना मिनिमम वोल्टेज चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर, ये चाहिए, एक फॉर्मूला है 39 + 28 L। एल जो है लेंथ है सेंटीमीटर में, इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज चाहिए आर्क डेवलप करने के लिए, 39 + 20 × 1, लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, लेंथ जो है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 67 वोल्ट, इतना वोल्टेज चाहिए, 67 होगा ना, हाँ 67 वोल्ट, इतना हमारे पास 39 + 28 67 हो जाएगा। इतना वोल्टेज चाहिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क डेवलप करने के लिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर हमारे पास 39 + 28 L, तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रोड के बीच में, उतना ही ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा आर्क को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप सारा समझा देते हैं, पहले आप आराम से ये इस पीपीटी को देख के जो समझा रहे हैं सीक्वेंस वाइज उसी तरह लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो को देख के बीच में पॉज करके आराम से लिखिएगा। ठीक है, आपको डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके डायग्राम के साथ। अब देखिए जरा प्लीज, इसमें क्या बोला गया है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि वाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइज इज मेड डबल दैट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइज। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, क्योंकि होलो हो जाता है वो, हमारे पास कार्बन आर्क लैंप पे मैक्सिमम जो लाइट प्रोड्यूस कौन करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ही करेगा। 85% लाइट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस करता है, 10% नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और 5% जो है एयर प्रोड्यूस करती है। इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो ल्यूमिनेस एफिशिएंसी होता है बहुत कम होता है, 9 ल्यूमेन पर वाट होता है। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, अभी आज के टाइम में इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। पहले के टाइम में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए, बहुत हाई इंटेंसिटी या मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस चाहिए, वहाँ पे कार्बन आर्क लैंप का यूज़ करते थे। आज के टाइम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन आर्क लैंप का कहाँ यूज़ किया जाता है। सिनेमा के जो प्रोजेक्टर्स होते हैं और सर्च लाइट होते हैं, उन 2 केसेस में इस कार्बन आर्क लैंप का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक्सट्रीम ब्राइटनेस रिक्वायर्ड है वहाँ पे। इसका प्रिंसिपल क्या है, आप यहाँ से लिख सकते हो। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी आर्क लैंप है, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रोड है और करंट कैरी कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है किसी डिस्टेंस से, तो वह उन दोनों के बीच में क्या होती है, एक आर्क डेवलप होती है। और इसका यूज़ बहुत स्ट्रीट लाइटिंग में तो आजकल किया ही नहीं जाता, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा किया जाता था। और एक्सट्रीम लाइट जहाँ पर आपको प्रोड्यूस करनी हो वहाँ पे, तो ये कई टाइप के होते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कार्बन आर्क लैंप, और कार्बन आर्क लैंप का यूज़ कहाँ किया जाता है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ लैंप एंड स्टिल यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स
और सर्च लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमारे पास। ठीक है, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आर्क में जो है कार्बन वेपर बन जाती है सराउंडेड, और उसमें कैसा जोन बन जाता है, ऑरेंज रेड जोन ऑफ बर्निंग कार्बन एंड पहले ग्रीन फ्लेम्स। आपको अगर पूछा जाए कि किस तरह की लाइट जनरेट होती है, पहले ग्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कार्बन आर्क लैंप किस तरह से होता है, यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है चार्ज का या पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है। 85% हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जनरेट कर रहा है, 10% हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड जनरेट कर रहा है लाइट, और एफिशिएंसी कितना है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला वोल्टेज जनरेट करने का। इस तरह से आप सारा लिख सकते हो। तो आपको इसको लिखने के लिए क्या बातें ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल जो हमने बताया, उसके बाद आप डायग्राम बनाइए, डिटेल से एक्सप्लेन करिए कि क्या है यहाँ पर, उसको पूरा लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन आर्क लैंप। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वोल्टेज का बन सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, और अभी 2 पॉइंट और डिस्कस किए जहां पे इनका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे इनकंडीशन लैंप, और उसके बाद आगे देखते हैं।